उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ। कहते हैं चारों धाम की यात्रा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और अपने जीवन काल में सभी मनुष्यों को एक बार उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। हर साल लाखों भक्त चारों धाम की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने की वजह से उनका खर्च भी ज़्यादा आता है और वह परेशान भी हो जाते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा बहुत आसानी से कर सकते हैं। 4 धाम की यात्रा में कितना खर्च आता है, आखिर 2024 में कब से शुरू होगी 4 धाम की यात्रा, आपको 4 धाम की यात्रा कब करनी चाहिए, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है 4 धाम की यात्रा पर जाने के लिए, कितने दिन का समय लगता है 4 धाम की यात्रा में, अगर आप बाय बस यात्रा करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे और अगर आप बाय कार अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। 4 धाम की यात्रा में आपको कौन कौन सी जगह पर नाइट स्टे करना पड़ेगा और इसके अलावा आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे 4 धाम की यात्रा के लिए, क्योंकि अब 4 धाम पर जाने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने साथ कौन कौन सा सामान रखना चाहिए, क्योंकि 4 धाम की यात्रा काफी फेमस यात्रा है और 4 धाम की यात्रा मात्र 6 महीने चलती है। इसलिए 4 धाम की यात्रा पर भीड़ भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। और अगर कोई सवाल है 4 धाम यात्रा से जुड़ा हुआ, कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत ही जवाब दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन वीडियो बराबर आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर कब से शुरू होगी 2024 में चारों धाम की यात्रा और आपको चारों धाम की यात्रा पर कब जाना चाहिए। तो दोस्तों हर साल 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल जाते हैं और अक्षय तृतीया के एक दिन के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के 1 से 2 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाते हैं। 2024 में अक्षय तृतीया की जो डेट है वो है 10 मई। तो 10 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे और 10 मई से ही शुरू हो जाएगी 4 धाम की यात्रा और अक्टूबर लास्ट तक चलती रहेगी चारों धाम की यात्रा। तो ये बात हो गई 4 धाम की यात्रा कब शुरू होती है। अब बात करते हैं कि 4 धाम की यात्रा कब प्लान करनी चाहिए। मई जून में अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो आप मई जून में यात्रा प्लान कर सकते हैं। मई जून काफी अच्छा समय होता है, इस समय मौसम भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है 4 धाम की यात्रा के लिए। इसके बाद जुलाई अगस्त में आपको अपनी यात्रा प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, पहाड़ों पर ही चारों धाम बसे हुए हैं। तो इसलिए आपको जुलाई अगस्त में 4 धाम की यात्रा का प्लान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वेदर का समय होता है, बरसात का समय होता है। इसलिए जुलाई अगस्त में चारों धाम की यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा सितंबर अक्टूबर में भी आप अगर चाहें तो अपनी 4 धाम की यात्रा प्लान कर सकते हैं। आपको सितंबर अक्टूबर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और सितंबर अक्टूबर में भीड़ काफ़ी कम होती है। इस वजह से काफ़ी कम बजट में आपकी 4 धाम की यात्रा कंप्लीट हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं आपको अपने 4 धाम की यात्रा कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। तो 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होती है और हरिद्वार पर ही आकर खत्म होती है। तो आपको अपने 4 धाम की यात्रा कम से कम 10 दिन की प्लान करनी चाहिए। 10 दिन में आप बहुत आसानी से चारों धाम की यात्रा कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपको कैसे करनी है चारों धाम की यात्रा। तो चारों धाम की यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। सभी भक्त सबसे पहले पहुंचते हैं हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के बाद वहीं से शुरू करते हैं अपने चारों धाम की यात्रा। आप हरिद्वार बाय ट्रेन, बाय रोड, बाय बस बहुत ही आसानी से आ सकते हैं और अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो इसकी नज़दीकी एयरपोर्ट है देहरादून और फिर आप देहरादून आने के बाद देहरादून से या फिर हरिद्वार आके अपने चारों धाम की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको डे बाय डे बताते चलूँगी कैसे आपको चारों धाम की यात्रा करनी है। सबसे पहले हरिद्वार में आपको गंगा जी में स्नान करना है। कहते हैं चारों धाम की यात्रा करने से पहले गंगा स्नान करना चाहिए। पहले दिन आप हरिद्वार से निकलते हैं यमुनोत्री धाम के लिए।
चारों धाम की यात्रा करने के लिए सबसे पहले भक्त यमुनोत्री धाम जाते हैं और फिर उसके बाद गंगोत्री धाम और उसके बाद केदारनाथ धाम और फिर उसके बाद बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद वापस हरिद्वार आते हैं। तो आप सबसे पहले दिन आप जाएंगे हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के लिए। यमुनोत्री धाम तक जाने के लिए आपको हरिद्वार से सुबह सुबह निकलना है बरकोट के लिए। हरिद्वार से बरकोट की दूरी लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है। यमुनोत्री जाने वाले सभी भक्त सबसे पहले बरकोट पहुंचते हैं। अगर आप सुबह सुबह हरिद्वार से निकलते हैं तो आप 7 से 8 घंटे में पहुंच जाते हैं बरकोट। बरकोट में आपको एक नाइट का स्टे कर लेना है। बरकोट में नाइट स्टे करने के लिए आपको बजट में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आपको रूम 1000 रुपये से लेकर 2000 तक में मिलने वाले हैं और अगर भीड़ कम है तो आपको 600 रुपये से 1500 रुपये तक में रूम मिलने वाले हैं। डिपेंड करता है कि उस समय 4 धाम की यात्रा पर कितने भक्त पहुंच रहे हैं और यह सभी धामों पर लागू होता है। अगर भीड़ ज़्यादा है तो आपको रूम महंगे मिलने वाले हैं और अगर भीड़ कम है तो आपको रूम सस्ते मिलने वाले हैं। यहाँ आपको 400 से 500 में डॉर्मेट्री की भी सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो आपको पहले दिन यहाँ पर नाइट स्टे करना है और डे 2 दूसरे दिन आपको सुबह सुबह उठना है और जाना है यमुनोत्री धाम के लिए। यमुनोत्री धाम जाने के लिए आपको बरकोट से जाना होगा जानकी चट्टी, जिसकी दूरी बरकोट से लगभग 45 किलोमीटर के आसपास है। तो आप 2 घंटे का सफ़र करके आप पहुंच जाते हैं बरकोट से जानकी चट्टी। यहीं से यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए आपको 1000 से लेकर 1500 के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। तो आप आराम से पैदल यात्रा करते हुए भी 1.5 से 2 घंटे में यमुनोत्री धाम पहुँचेंगे। यहाँ पर आपको यमुनोत्री माता मंदिर में दर्शन करते हैं। यहीं से यमुनोत्री नदी का उद्गम स्थान भी है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद वापस आपको नीचे आ जाना है जानकी चट्टी और फिर जानकी चट्टी से वापस आ जाना है बरकोट। दूसरी नाइट का जो स्टे है वो भी आपको बरकोट में ही कर लेना है। बरकोट में आपको खाने पीने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर छोटे छोटे होटल, रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ पर आप 150 से 200 में आप खाना भरपेट खा सकते हैं। तीसरे दिन डे 3 तीसरे दिन आपको जाना है बरकोट से उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। तो आप 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे उत्तरकाशी। तीसरे दिन आपको उत्तरकाशी में नाइट स्टे करना है। उत्तरकाशी में नाइट स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस, धर्मशाला और आश्रम मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको 800 से 1500 में आपको रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा 150 से 200 में आपको डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। तो आप कम बजट में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। और उत्तरकाशी में भी कई जगह दार्शनिक स्थान हैं जहाँ जाकर आपको विजिट कर लेना चाहिए, जिनमें से एक है काशी सनातन, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है उत्तरकाशी का। तीसरे दिन का आपका नाइट स्टे उत्तरकाशी में होगा। डे 4 चौथे दिन आपको सुबह सुबह उठना है, नाश्ता करना है और खाने पीने की बात करें तो उत्तरकाशी में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उत्तरकाशी काफ़ी बड़ा शहर है। तो आपको सुबह सुबह उठना है, नाश्ता करना है, फिर वहाँ से निकलना है गंगोत्री धाम के लिए। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 90 किलोमीटर के आसपास है। तो आप सुबह सुबह निकलेंगे गुप्त काशी से, पहुँचेंगे गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में आपको कहीं भी ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है। 1 किलोमीटर पहले तक गाड़ी आ जाती है। तो आपको जाकर गंगोत्री धाम में दर्शन कर लेना है। 1 से 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से आप गंगोत्री धाम एक्सप्लोर कर लेते हैं और फिर उसी दिन आप वापस आ जाते हैं गुप्त काशी। चौथी रात का जो नाइट स्टे है वो भी आपको गुप्त काशी में ही करना पड़ता है। बहुत से लोग होते हैं जो तीसरे दिन ही बरकोट से निकलने के बाद सीधे गंगोत्री में ही नाइट स्टे करते हैं, फिर गंगोत्री धाम में रुकने के बाद वहां पे दर्शन करते हैं। लेकिन ऐसा आप तब कर सकते हैं जब आप अपनी कार या बाइक से अपने 4 धाम की यात्रा प्लान कर रहे हो। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी या बस से अपने 4 धाम की यात्रा कर रहे हो
तो आपको तीसरे नाइट का स्टे और चौथे नाइट का स्टे उत्तरकाशी में ही करना पड़ेगा। आगे वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे आप प्राइवेट टैक्सी या बस से चार धाम की यात्रा कर सकते हैं और इसमें कितना खर्च आता है, इसलिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। पहले मैं आपको डे बाय डे समझा दूं कैसे आपको चार धाम की यात्रा करनी है। तो डे 5, अब आप बात करते हैं 5वें दिन की। 5वें दिन की जर्नी आपकी चार धाम यात्रा की सबसे लंबी जर्नी होने वाली है, क्योंकि इस दिन आपको निकलना होता है देवों के देव महादेव के द्वार केदारनाथ धाम के लिए। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा सोनप्रयाग। तो उत्तरकाशी से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 225 किलोमीटर के आसपास की है। तो जो 5वें दिन का सफ़र होगा वो आपका 8 से 10 घंटे का होने वाला है, क्योंकि जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। आप सुबह सुबह 5वें दिन उत्तरकाशी से निकलेंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। तो 5वें दिन का जो नाइट स्टे होगा वह होगा सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में नाइट स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस और डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध रहती है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आपको 1500 से लेकर 3000 तक देने पड़ सकते हैं, और अगर आप डॉर्मेट्री में रुकना चाहते हैं तो यहाँ आपको 400 व्यक्ति प्रति व्यक्ति के हिसाब से डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो जो ऑप्शन है डॉर्मेट्री का, इसमें आपको चार धाम यात्रा में सबसे सस्ता ऑप्शन है और सबसे सही ऑप्शन यही होता है। और अगर सोनप्रयाग में आपको रुकने की व्यवस्था अपने बजट के अनुसार नहीं मिल पा रही है तो आपको सोनप्रयाग में नाइट स्टे नहीं करना है। सोनप्रयाग से 500 मीटर पहले एक जगह पड़ती है सीतापुर। सीतापुर में आपको बहुत आराम से 800 से 1000 रुपए में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। सोनप्रयाग केदारनाथ यात्रा का सबसे लास्ट पॉइंट है, इसलिए अधिकतम भीड़ यहाँ पर देखी जाती है। इसलिए यहाँ पर रूम वगैरह के जो चार्जेज होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए सोनप्रयाग में नाइट स्टे ना करके आप सीतापुर में भी नाइट स्टे कर सकते हैं या फिर रामपुर में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 500 से 1000 रुपए में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर आप डॉर्मेट्री में ही नाइट स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। डे 6, छठे दिन आपको सुबह सुबह उठना है और निकलना है केदारनाथ धाम के लिए, लेकिन उससे पहले आपको सोनप्रयाग से जाना होता है गौरीकुंड, जो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सोमो, टाटा ट्रैवल टाइप की गाड़ियाँ चलती है जो आपसे 50-50 रुपए लेती है और आपको गौरीकुंड ड्रॉप कर देती है। तो आप 25 से 30 मिनट में पहुँच जाते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड से ही केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। तो जो लोग पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं गौरीकुंड से, उनके लिए यहाँ पर घोड़े खच्चर की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर घोड़े खच्चर की चार्जेस की बात करें तो इसमें आपको 2500 से 3000 तक के चार्जेस देने पड़ेंगे। अधिकतम लोग यहाँ से पैदल यात्रा करते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। और गौरीकुंड में यहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है जहां आप दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ एक कुंड भी है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है, तो आप यहाँ स्नान भी कर सकते हैं। और सुबह सुबह आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे यात्रा की, उतनी जल्दी पहुँचेंगे आप केदारनाथ धाम। तो क्योंकि यहाँ ट्रैक लगभग 16 किलोमीटर के आसपास का है, तो आपको लगेगा कि यह ट्रैक लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का है। तो आप शाम तक पहुँच जाएंगे केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद आप कहां पर रुकेंगे, इसके लिए वहां पे 2 ऑप्शन है। एक है बेस कैंप, जो केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही है। यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं उनको रुकने के लिए टेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिनमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से 500 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा बेस कैंप में ही GMVN गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड के द्वारा भी रुकने की व्यवस्था की जाती है, तो आप इसमें भी अपने नाइट स्टे कर सकते हैं। और अगर आप पहले से GMVN की डॉर्मेट्री या फिर रूम की बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने रूम की बुकिंग करवा सकते हैं। और चार धाम यात्रा में आप जहाँ जहाँ जाते हैं, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, गंगोत्री, हर जगह आपको GMVN के डोरमेट होटल बने हुए मिल जाते हैं। तो आप पहले से सब प्लान करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग करा के, एडवांस में बुकिंग करा के भी आप चारों धाम की यात्रा ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की।
तो जब आप केदारनाथ मंदिर के पास में पहुंचते हैं तो मंदिर के पास में भी कई सारे होटल अब बने हुए हैं, तो आप इन सारे होटल में भी रुक सकते हैं। कई सारी धर्मशाला भी बनी हुई है, तो आप वहां भी रुक सकते हैं। यहाँ पर चार्जेस की बात करें तो अगर आप जाते हैं उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप 500 से 2000 तक के चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। और अगर वहाँ पे पहुँचने के बाद भीड़ बहुत कम है तो आपको 800 से 1000 रुपए में भी आपको रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप जब जाते हो उस समय भीड़ कितनी है। तो दोस्तों, छठे दिन आप शाम तक पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम में शाम के समय आरती होती है, जो आपको आरती में सम्मिलित होना है। दर्शन चालू है तो जाके दर्शन भी कर ले सकते हैं, और आपको अपने रूम जाकर एक नाइट का स्टे भी कर लेना है। 7वें दिन आपको उठना है, सुबह सुबह फ्रेश होना है और फिर जाकर केदारनाथ मंदिर के लाइन में लगना है। वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो 1 से 1.5 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। आपको दर्शन करने हैं केदारनाथ धाम के, और फिर केदारनाथ मंदिर के पीछे है भीमशिला, वहाँ भी जाकर आपको दर्शन कर लेने हैं। कहते हैं 2013 में जब बाढ़ आई थी तो इसी भीमशिला की वजह से केदारनाथ मंदिर में कोई भी नुकसान नहीं हो पाया था, इसलिए इस शिला के आपको दर्शन कर लेने हैं। इस शिला के दर्शन करने के बाद आपको 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आपको जाना है भैरव बाबा मंदिर। अगर आप भैरव बाबा मंदिर जाना चाहते हैं तो भैरव बाबा मंदिर जाकर भी आपको विजिट कर लेना है, और उसके बाद शाम तक आपको वापस आ जाना है सोनप्रयाग। 7वें दिन का नाइट स्टे भी आपको सोनप्रयाग में करना है। डे 8वें दिन आपको सुबह सुबह निकलना है बद्रीनाथ धाम के लिए। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 225 किलोमीटर के आसपास है। तो सुबह सुबह आप निकलेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए, शाम तक पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भी रुकने के लिए GMVN के द्वारा कई सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो जहां पर आपको 300 रुपए में डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, एंड 1500 से 2500 रुपए में होटल की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे आश्रम, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, तो आप वहाँ भी 1100 से 1500 रुपए देकर आप ये सुविधा उपलब्ध हो जाती है आपको। तो आपको 8वें दिन का स्टे बद्रीनाथ धाम में होगा। अगर आप सही समय पहुँच जाते हैं और बद्रीनाथ धाम खुला रहता है तो आप उसी समय दर्शन कर लेने हैं। डे 9वें दिन आपको सुबह उठना है और एक बार फिर बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेने हैं। इसके पास ही गर्म पानी का कुंड भी बने हुए हैं। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो इस कुंड में जाकर स्नान कर लेने हैं और उसके बाद लाइन में लग जाने हैं। 1 से 1.5 घंटे में आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो जाएंगे। आप दर्शन करिए और मुराद मांगिए, फिर वापस आ जाइए। फिर बद्रीनाथ धाम से आपको जाना है 3 किलोमीटर आगे माड़ा गाँव। माड़ा गाँव भारत का सबसे आखिरी गांव है, जिसे अब भारत का पहला गांव भी कहा जाता है, जो आपको माना गांव जाकर भी विजिट कर लेना चाहिए। कहते हैं यहीं से पांडव लोग स्वर्ग गए थे। माना गांव में आपको कई सारे स्थान हैं जहां जाकर आपको विजिट कर लेने हैं, जैसे कि भीम पुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, गणेश गुफा, वसुंधरा हॉल। इन सारी जगह पर विजिट करने के बाद आपको वापस उसी जगह पर आ जाना है पीपल कोठी या फिर रुद्रप्रयाग। इसकी दूरी बद्रीनाथ से लगभग पीपल कोठी की दूरी लगभग 75 किलोमीटर और बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 154 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर आपके पास समय है तो आप उसी दिन वापस आ सकते हैं रुद्रप्रयाग, जो कि 154 किलोमीटर के आसपास है। और अगर आपके पास समय कम बचता है तो आपको उसी दिन वापस आ जाना है पीपल कोठी, और आपको एक नाइट का स्टे पीपल कोठी या फिर रुद्रप्रयाग में कर लेना है। जहाँ भी आप वापस आ सकते हैं वहाँ आप आए, और डे 10 में आपको हरिद्वार वापस आने हैं। बद्रीनाथ धाम से वापसी की यात्रा करते हैं तो इसी रास्ते में आपको पंचप्रयाग भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से देवप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या पांचों प्रयाग भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप ये पांचों प्रयाग भी विजिट करते हुए शाम तक आ जाते हैं हरिद्वार। तो ऐसे में आप 10 दिन में हरिद्वार टू हरिद्वार 4 धाम की यात्रा बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चारों धाम की यात्रा कैसे करनी है। तो दोस्तों, हरिद्वार पहुंचने के बाद आप यह यात्रा 3 तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला है टूर पैकेज लेकर।
दूसरे है शेयरिंग बस और टैक्सी और तीसरा है प्राइवेट टैक्सी करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं टूर पैकेज लेकर। तो आप हरिद्वार से टूर पैकेज लेकर 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो अगर आप बाय बस अपना टूर पैकेज लेते हैं तो इसके लिए आपको 15,000 का चार्जेस देने, जिसमें आपको रहने के और सुबह के खाने का जो चार्ज होता है वो जुड़ा होता है। लंच जो है वो जुड़े नहीं होते हैं। अगर आप ट्रैवलर से टूर पैकेज लेते हैं जिसमें 20 से 21 लोग बैठाए जाते हैं, इसमें आपको 21,000 से 22,000 का चार्जेस देना होता है, जिसमें दोपहर का खाना इंक्लूड नहीं होता है। और इसमें जो टूर पैकेज जो प्रोवाइड करवाया जाता है, इसमें जो रुकने की सुविधाएं देती है वो देते हैं, होटल में रूम देते हैं और कई जगह आपको डॉर्मेट्री में रुकने की सुविधा भी देते हैं। कहीं भी आपको सेपरेट रूम नहीं मिलेगा। अगर आप चाहें तो अकेले एक आदमी को एक सेपरेट रूम दिया जाए तो इन ट्रैवलर्स के एजेंसी को जो बुक होता है उसमें 15,000 20,000 वाले, इसमें आपको सेपरेट रूम नहीं दिया जाएगा। एक रूम में 5 से 6 लोगों को रुकना होगा तो आपको डॉर्मेट्री में ही रुकना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो प्राइवेट रूम अलग से ले सकते हैं, लेकिन इसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट टैक्सी करके। अगर आप 4 धाम की यात्रा प्राइवेट टैक्सी करके करना चाहते हैं तो आप जैसे ही हरिद्वार पहुंचेंगे वहां पे बहुत सारी ट्रैवल एजेंसियां हैं। यहाँ पे भी आप 5 सीटर और 7 सीटर कार की बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप 4 लोग हैं तो आप 5 सीटर कार बुक करनी है। अगर आप 6 लोग हैं तो आपको 7 सीटर बुक करनी चाहिए। अगर आप चार्ज की बात करें तो 5 सीटर के लिए 3500 से 4,000 पर डे के हिसाब से चार्ज देना होगा। और अगर आप 10 दिन के लिए बुक करते हैं तो इसमें आपका 35,000 का खर्च आएगा। इसके अलावा जहाँ भी आप रूम लेंगे और उनका जो खर्च होगा वो अलग होगा और खाने पीने का जो खर्च होगा वो अलग होगा। तो बात करते हैं शेयरिंग से। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आपको बस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और कहीं कहीं अगर नहीं होती है तो सुबह सफारी उपलब्ध हो जाती है। इनके सहारा लेकर आप चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो आपको पैसा तो कम देना पड़ता है, लेकिन आप इस यात्रा में परेशानी बहुत हो जाती है। इसलिए सजेशन देंगे कि अगर आप 4 धाम की यात्रा करते हैं तो बाय बस या बाय ट्रैवलर हरिद्वार पहुंचने के बाद आप अपने चारों धाम की यात्रा की टूर पैकेज ले लें, जिसमें आपको समय भी बचेगा और किसी भी प्रकार की समस्या भी नहीं आएगी और ना ही आपको बार बार हर जगह पहुंचने के बाद रूम खोजना पड़ेगा या फिर बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। तो आप इन सारी चीज़ों से बच जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके अपनी यात्रा करते हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा आप 4 लोग मिलकर अपने टूर प्लानिंग करते हैं तो फिर आपको कम बजट में 4 धाम की यात्रा हो जाएगी, क्योंकि 35,000 में आपको बुक हो जाएगी टैक्सी। और अगर रूम की बात करें तो 10,000 के आसपास और खाने की बात करें तो 10,000 के आसपास। तो मतलब टोटल 55,000 का खर्च आएगा अगर आप 5 सीटर कार करके अपनी यात्रा करते हैं। मतलब अगर एक पर्सन का निकालें तो 13,500 में आप ये ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब टोटल 15,000 में आप 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। और इस खर्च में कोई भी खरीदारी नहीं बता रहा हूँ, अगर आप घोड़े खच्चर वगैरह अगर आप खरीदते हैं तो। अब बात करते हैं चारों धाम की यात्रा पर जाने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन तरीके से यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने के बाद भी अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऋषिकेश पहुंचने के बाद भी अपने 4 धाम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर आप टूर पैकेज लेकर यात्रा करते हैं तो आपको टूर पैकेज वाले ही आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी करा देते हैं। फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने साथ आधार कार्ड रखना अनिवार्य है। अब बात करते हैं आपको अपने साथ सामान क्या क्या लेकर जाना है। अगर आप 4 धाम की यात्रा पर जा रहे तो आपको अपने साथ पर्याप्त मात्रा में उलन कपड़े लेकर जाना है और रेनकोट और छाता जरूरी है। आपको अपनी यात्रा पर रेनकोट और छाता जरूर साथ रखने चाहिए, क्योंकि पहाड़ों का मौसम कभी भी खराब हो जाता है, कभी भी बरसात होने लगती है। इसलिए रेनकोट और छाता आपके पास जरूर होने चाहिए और हो सके तो एक छोटी टॉर्च भी आपको रख लेनी चाहिए। और ज़रूरी दवाइयाँ, जिसमें कि मोशन उल्टी वगैरह की दवाइयाँ आपको रख लेनी चाहिए। इसके अलावा दर्द बुखार की दवाइयाँ भी आपको अपने साथ रख लेनी है।
ये सारी तैयारियां करने के बाद ही आपको अपनी 4 धाम की यात्रा के प्लान करनी चाहिए। और आपको अपने साथ एक पावर बैंक भी रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग की समस्या भी आपको देखने को मिलने वाली है और कई जगह आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम भी मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं 4 धाम यात्रा में कितना खर्च आने वाला है। तो पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके ग्रुप में अगर 4 धाम की यात्रा करते हैं तो आपका लगभग 13,500 खर्च आने वाला है। और अगर आप प्रति व्यक्ति बाय बस से अपनी ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको लगभग 15,000 के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप ट्रैवलर्स के द्वारा बुकिंग करते हैं तो आपको 20,000 से 21,000 का खर्च देना होगा। और जो ये खर्च है वो सिर्फ रहने और खाने का खर्च है। इसके अलावा जो खर्च आप करते हैं वो इंक्लूड होता चला जाएगा। और दोस्तों, जो लोग शेयरिंग में अपनी यात्रा करना चाहते हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा की अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। आपको शेयरिंग टैक्सी में कितना खर्च आता है इसका भी आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका तुरंत ही जवाब दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते रहते हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।